वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम DECE 3 के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें कि भूमिका अभिनय, प्रबंधन है और CDPO के कार्य क्या क्या है, ठीक है, वो करेंगे। तो पहला हमारा है भूमिका अभिनय। तो भूमिका अभिनय क्या है? जब कोई व्यक्ति एक भूमिका को समझकर उसे अच्छी तरह से समझकर उस भूमिका के संबंध में पूरा प्रशिक्षण लेता है और फिर उसको नियम पूर्वक निभाता है, तो हम उसे कहते हैं भूमिका अभिनय। जैसे एक वकील होता है तो वो वकालत करना पसंद करेगा, तो उसके लिए उसे ना वकालत का प्रशिक्षण लेना होता है, जो कि वह लेता है और उस प्रशिक्षण के बाद अच्छे वकील की भूमिका निर्वाह करता है। अब है कि भूमिका अभिनय करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो कौन कौन होते हैं? तो वो लोग क्या होते हैं, जो प्राप्तकर्ता होते हैं उनमें से हो सकते हैं, कुशल पेशेवर कलाकार कलाकार जो होते हैं वो हो सकते हैं, और स्वयं जो हम जो भूमिका अभिनय का आयोजन करवा रहे हैं ना, तो हम भी उसमें भूमिका कर सकते हैं। भूमिका अभिनय में जो विभिन्न चरण क्या क्या हैं इसके? पहला चरण है, एक विषय चुनेंगे। विषय ऐसा चुने जिसके प्रति हम लोगों को ना अभिवृत्ति बदलना चाहते हैं, कुछ सोच बदलना चाहते हैं, या उस विषय पर चर्चा करके सूचना देना चाहते हैं, या कोई भी निर्णय लेने में उन लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो पहला चरण ये रहेगा, सब्जेक्ट चुनना। दूसरा रहेगा कि जो व्यक्ति भूमिका अभिनय कर रहा है ना, उस वो जो होता है उसका चुनाव करेंगे। तो वो क्या, हम श्रोता जो होते हैं ना उनमें से हो सकता है, या फिर जो पेशेवर व्यावसायिक जो अभिनेता होते हैं ना उनको ले सकते हैं। तो उनके साथ हम फिर एक बैठक का आयोजन करेंगे। तीसरे चरण में हम क्या करते हैं, इसमें ना जो व्यक्ति अभिनय कर रहा है तो उसको जिस टॉपिक के ऊपर, जिस सब्जेक्ट पे अभिनय करना है उसके बारे में उसके साथ ना मोटे मोटे तौर पे चर्चा करते हैं। फिर चौथा चरण आ जाता है, इसमें जो भूमिका अभिनय होता है वो कितनी देर का रहेगा वो हम निर्धारित करेंगे, यानी कि उसकी समयावधि। फिर पांचवें चरण में अभिनय करने वाले को 15 से 20 मिनट हम ना तैयारी के लिए देंगे। फिर उसके बाद छठा चरण आएगा, उसके अंतर्गत जो श्रोता रहेंगे ना वो क्या करेंगे, उनकी क्या भूमिका रहती है वो समझाएंगे श्रोताओं को, ठीक है। फिर नेक्स्ट चौथा सातवां चरण आएगा, उसमें भूमिका अभिनय के बाद जो श्रोता होते हैं और जो अभिनय करने वाले अभिनेता होते हैं उन लोगों के साथ ना बैठेंगे, और सब ना जिस मुद्दे पर ये अभिनेता उसके विश्लेषण के लिए हम लोग ना उन सबको आमंत्रित करेंगे। नेक्स्ट लास्ट चरण है आठवां, जिसमें जो चर्चा है विश्लेषण जो होगा उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा या महत्वपूर्ण मुद्दा उभरेगा ना, उसका सारांश प्रस्तुत करेंगे। अब जैसे भूमिका अभिनय कैसे होता है, जैसे एक व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक स्थिति होती है, वैसे ही भूमिकाएं भी अनेक हो सकती हैं। जैसे कि एक जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, फिर वयस्क होता है, फिर एक बड़ा भाई, बेटा, पति, ये सब वो धीरे धीरे बनता है। इन सब की भूमिका वो जिंदगी में निभाता रहता है। वैसे ही अभिनय में भी हम कई भूमिकाएं निभाते हैं। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर क्या है, लोगों से हम सीधे बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मामले बहुत नाजुक होते हैं, और इससे समाज में हम जैसे किसी को कुछ कह दें सीधा तो उन लोगों की भावनाएं ना आहत हो सकती हैं, तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसे सीधा कहने के बजाय हम ना भूमिका अभिनय का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि क्या, कई लड़कियां, उनको लड़कों से निम्न मानते हैं, कई जगह पे जो दक्षिण एशियाई देश है ना उन लोगों में ये बड़ा माना जाता है कि लड़कियां थोड़ी निम्न हैं और लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब वहाँ के समुदाय से हम सीधा इस टॉपिक पे बात करेंगे तो क्या है, वो लोग सुनने को तैयार ही नहीं होंगे। लेकिन हम भूमिका अभिनय के माध्यम से ना उनके सामने ये मुद्दा उठा सकते हैं। भूमिका अभिनय नाटक से अलग होता है, पूर्णतः अलग होता है। इसके पात्र जो होते हैं ना उनको केवल मोटे तौर पे बस बताया जाता है कि आपको ये करना है, आप कैसे करना है, कितने मतलब क्या क्या बोलना है, ये सब तैयारी ना जो अभिनय जिसको करना है वो खुद करता है। ये जो पात्र है उनकी समझ पे है कि वो कैसे करेंगे भूमिका। अब भूमिका अभिनय के बाद क्या होता है, भूमिका अभिनय के बाद जो दर्शक होते हैं उनकी भावनाएं ना प्रबल हो जाती है, जैसे बिल्कुल देखा, अच्छा हाँ ऐसे ऐसे, तो बिल्कुल ऐसे हो जाती है उनकी भावनाएं। अतः चर्चा आयोजित करना महत्वपूर्ण है। तो भूमिका अभिनय जब खत्म हो जाए उसके बाद क्या करें, चर्चा आयोजित करें।
इसका अंत जो होता है चर्चा का तो विशेष नहीं होता है कि नहीं ऐसे हाँ तो हाँ ना तो ऐसा नहीं होता है। इसमें ना जो सब लोगों की अलग अलग राय होती है तो सबकी राय सुनना है, किसी की बात काटनी नहीं होती है ना। और किसी भी समस्या के ना तो हमें ऐसे कहना है कि ये ऐसे होना ऐसे ही होना चाहिए या ऐसे ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उन लोगों से बात करें, उनकी राय जाने, उन लोगों से पूछें। इसके बाद हमारी भूमिका स्पष्टीकरण देने, व्याख्या जो अभिनय उसका सारांश देने, एक सहायक के रूप में ही होनी चाहिए, ना कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। भूमिका अभिनय के लाभ क्या क्या है? भूमिका अभिनय संचार का सरल, कम खर्च वाला, प्रभावी तरीका है। दूसरा, यह कम समय में एक विशेष विषय के कई आलोचनात्मक पहलू उभर कर सामने ला देता है, वह इसके प्रति विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। तीसरा, यह समस्या पर सीधे ध्यान केंद्रित करता है, वह समस्या का निराकरण भी प्रदान कर देता है। चौथा है, लोगों को जो अभिवृत्तियां व धारणाओं को बदलकर उनके व्यवहार जो होता है ना उनमें परिवर्तन करवा सकता है ये भूमिका अभिनय। पांचवा, जो बात हम किसी को ना सीधे नहीं बोल सकते प्रत्यक्ष, तो वो हम अभिनय के द्वारा उनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट, भूमिका अभिनय में कुछ कमियां भी हैं, तो ये कमियां क्या क्या है? इसका अगर हम ना सही उपयोग नहीं करेंगे भूमिका अभिनय का, कैसे भी ना ऐसे ही कुछ किसी भी टॉपिक को उठा लेंगे या किसी भी तरह से तरीके से नहीं करेंगे, तो इसका मतलब कुछ नहीं रह जाता, ये सिर्फ एक मनोरंजन का साधन बन जाएगा, इससे हम कोई ना शिक्षा नहीं दे पाएंगे किसी को। दूसरा, यदि भूमिकाओं को बढ़ा चढ़ा कर, तोड़ मरोड़ कर या उसकी ज़्यादा वैल्यू ना समझ के कम आंका जाए और ऐसे वो भूमिका अभिनय करेंगे, तो इससे ना दूसरों को उससे कुछ सीखने को नहीं मिल पाएगा, कुछ नहीं सीख पाएंगे वो, तो ये भी इसकी एक कमी है। नेक्स्ट है, जो अगर जो भूमिका है उसका विश्लेषण ढंग से ना किया जाए, तो जो भूमिका जिस टॉपिक पे की थी उसके आलोचनात्मक पहलू नहीं उभर पाते हैं, तो जो विश्लेषण होता है वो भी अच्छे से सब लोगों को साथ बिठाकर अच्छे से करना चाहिए। तो ये भूमिका अभिनय था। नेक्स्ट हमारा प्रबंधन। प्रबंधन क्या है? प्रबंधन शब्द हम प्रबंध के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह एक बहुप्रचलित शब्द है जो कि लगभग सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। हेरेंड, ट्रूट्स एंड हॉन्च वियरिक के लिए इन्होंने मतलब इनके अनुसार जो प्रबंध होता है उन्होंने क्या कहा था इसके लिए? उन्होंने कहा प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने व उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिससे लोग समूह में काम करते हुए चुनिंदा लक्ष्य को कुशलता से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी परिभाषा इनकी है रॉबर्ट एल ट्रिवेली व एम जेनी न्यूपोर्ट के अनुसार। तो इन्होंने क्या कहा इस बारे में? इन्होंने कहा यह संगठन के परिचालन के नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है जो कि उद्देश्यों को प्रभावी व कुशलता से पूरा करने के लिए मानव एवं भौतिक संसाधनों में समन्वय के लिए की जाती है। तीसरी परिभाषा इसकी प्रबंधन की है क्रीटमर के अनुसार। क्रीटमर ने कहा है प्रबंधन परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर या दूसरों के माध्यम से कार्य करने की एक प्रक्रिया है। अब जो प्रबंध होता है वो क्या होता है? जैसे कि किसी भी संगठन, चाहे वो औपचारिक हो अनौपचारिक हो, उसमें ना कुछ संसाधन होते हैं जैसे कि मानव संसाधन, भौतिक संसाधन या वित्तीय संसाधन। अब इन संसाधनों का ऐसे प्रयोग करना है कि जो संगठन होते हैं ना उनकी लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके, और इन संसाधनों का जो वो प्रयोग करते हैं ना हम इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, वही आता है। जैसे कि शालापुर केंद्र में बाल दिवस आयोजित करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? जो धनराशि है, कितनी धनराशि लगेगी, मदद के लिए कौन कौन लोग आएंगे, आयोजन के लिए स्थान कहाँ पे आयोजित है, कहाँ से अरेंज होगा, या फिर जो ये किस संरचना रहेगी इस बाल दिवस की, तो ये सारे के सारे तो संसाधन। अब इन संसाधनों का प्रयोग करके ना हम ऐसा करेंगे कि ये जो आयोजन है ना यादगार बन जाए, तो उसके लिए जो प्रक्रिया की जाएगी ना वो हमें प्रबंध कहते हैं, उसे हम प्रबंधन कहेंगे। जैसे कि कार्य की योजना बनाना, आयोजित करना, नियंत्रित करना, मूल्यांकन करना, ये सारे के सारे क्या? प्रबंधन। तो ये क्या होगा? प्रबंधन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सीडीपीओ के कार्य। सीडीपीओ जो होता है वो जो आंगनबाड़ी का बाल विकास पदाधिकारी जो होता है ना उसे हम सीडीपीओ कहते हैं।
एक परियोजना जो होती है किसी भी क्षेत्र के लिए जो परियोजना बनती है, तो उसमें 1 लाख की आबादी के ऊपर 100 आंगनबाड़ियाँ आती हैं, ठीक है। और उन आंगनबाड़ियों की जो 1 लाख आबादी और 100 आंगनबाड़ियों के ऊपर जो एक अधिकारी होता है, उसे बाल विकास अधिकारी या CDPO कहा जाता है। CDPO के जो कार्य होते हैं वो निम्नलिखित है। पहला काम होता है CDPO का, गांव के जो नेता होते हैं और विशिष्ट लोग, उन लोगों से संपर्क स्थापित करना। जो CDPO होता है वो पर्यवेक्षक के साथ मिलकर परियोजना क्षेत्र का पहले नक्शा बनाते हैं। फिर उस क्षेत्र के जो अंतर्गत जो सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, पंचायत के अन्य सदस्य होते हैं, विशिष्ट व्यक्ति जो भी होते हैं, उनसे संपर्क स्थापित करते हैं और उनको ना ये बताते हैं कि जो ये कार्यक्रम है इसके क्या उद्देश्य है, क्या इसके लाभ हो जाएंगे ना, ये सारे के सारे गांव वालों को बताते हैं। वो गांव वालों को बताते हैं CDPO की जो इन कार्यक्रम से गर्भावस्था के दौरान माताओं को पूरक आहार प्रदान करना, देखभाल प्रदान की जाएगी ताकि बच्चा स्वस्थ हो। दूसरा है, कार्यक्रम में माता व शिशुओं की मृत्यु दर कम होगी। कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न रोगों की रोकथाम के लिए बच्चों का टीकाकरण भी होगा ताकि जो बच्चे होते हैं ना वे अपंगता व बीमारी से बच सकें। नेक्स्ट रहेगा कि बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया जाएगा इन कार्यक्रमों में, व उनका सर्वांगीण विकास भी किया जाएगा। उसके बाद बच्चों में कुपोषण है ना, उसे कुपोषणता को रोकने के लिए बच्चों को पूरक आहार दिया जाएगा यहाँ पे, और उनका वृद्धि अनुवीक्षण भी किया जाएगा। अब CDPO का दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है समुदाय के साथ बैठ के आयोजित करना। CDPO जो होता है वो पर्यवेक्षक के साथ मिलके गांव जो ग्राम प्रधान होता है ना, उसकी हेल्प से गांव के समुदाय के साथ बैठक आयोजित करते हैं ताकि ना उनमें समुदाय के जो ICDC या आंगनबाड़ी कार्यक्रम है ना, उसके लाभ सेवाओं के बारे में लोगों को बताया जा सके और उनको ना इन सेवाओं में शामिल होने के लिए अनुरोध किया जा सके। नेक्स्ट CDPO क्या करता है? वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायकों का चयन करता है। जो CDPO होता है तो वो जो अपने जो समूह उस जगह पे, उस क्षेत्र में जो समुदाय है उनके लोगों के साथ मिलके उन लोगों में से ही ऐसे कार्यकर्ता चुनता है जो आंगनबाड़ी के लिए काम करेंगे, कार्यकर्ता व उन कार्यकर्ताओं के लिए सहायक, वो सब भी CDPO करता है। और वो कार्यकर्ता जब चुनेगा तो कार्यकर्ता जो होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि गांव से हों और वो 8वीं तक, कम से कम 8वीं तक पढ़े हों या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर गांव में ना ऐसा ना मिले कि कोई महिला 8वीं से पढ़ी लिखी नहीं है, 8वीं तक है ना, उससे कम ही है, तो उससे कम शैक्षिक योग्यता वाली को भी ले लिया जाएगा, लेकिन नॉर्मली 8वीं तक न्यूनतम शिक्षा चाहिए। नेक्स्ट CDPO क्या करता है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायकों का प्रशिक्षण करता है। CDPO के अंतर्गत ही जो कार्यकर्ता होती है ना, वो 3 माह के प्रशिक्षण के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र के लिए जाती हैं, वहां पे जाती है और 3 महीने की ट्रेनिंग करती हैं। और जो सहायक होते हैं वो 10 दिन का प्रशिक्षण करते हैं। जब 2 साल इनको काम करते हुए लगभग 2 साल हो जाते हैं ना, तो इनको बाद दोबारा से पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे क्रम से 2 व 3 हफ्ते के लिए प्रशिक्षण लेते हैं। तो जो कार्यकर्ता होते हैं आंगनबाड़ी 2 साल के बाद वो 2 हफ्ते के लिए प्रशिक्षण लेते हैं दोबारा से, और जो सहायक होते हैं वो 1 हफ्ते के लिए प्रशिक्षण लेते हैं। तो ये सारे के सारे जो कार्य हैं ये सारे के सारे CDPO के अंतर्गत किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।